Hello, my dear students. I welcome you all in this warm session of Prepex IQ classes. I am Akib sir and I'll be teaching you English for class 10th. This is the only platform you need. मेरे प्यारे बच्चों, हम आज पहला सेशन स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th के इंग्लिश बुक का. We will start right from the beginning, right from chapter first. सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स द वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर बुक दैट्स टाइटल्ड एज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. अब ये चैप्टर किस बारे में है, ये आपको नाम से ही पता लगा होगा कि ये इसमें क्या लिखा होगा, ये किस बारे में होगा. ये चैप्टर जो है आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, इसमें क्या होता है. एक साइंटिस्ट होता है, वो एक दवाई डिस्कवर करता है, इन्वेंट करता है. उससे क्या होता है, वो इनविजिबल हो जाता है. इट्स टिपिकली ए वर्क ऑफ साइंस फिक्शन. जरा एक मिनट के लिए आप सोचिए, अगर आपके हाथ ऐसी दवाई लग जाए जिससे आप कुछ टाइम के लिए कंप्लीटली गायब हो जाएंगे, व्हाट विल बी योर फर्स्ट मूव? आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप गायब होके कौन कौन सी चीजें करेंगे? आई बेट यू विल यूज ऑल दैट मेडिसिन इन कमिटिंग मिस्चीफ. क्योंकि जाहिर सी बात है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जितनी भी हुई है उनका पॉजिटिव यूज से ज्यादा नेगेटिव यूज ही हुआ है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, नॉट टू टेक अदरवाइज, आई बेट जब आप ऐसी कोई दवाई यूज करेंगे जिससे आप गायब हो जाएंगे, सबसे पहला काम जो होगा वो आप अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स और अपने मे बी योर टीचर्स, आप उनको परेशान करेंगे. इट्स जस्ट अ जोक, आई एम नॉट सीरियस. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, व्हिच फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर बुक. As you all know, the first chapter in your book, in your class 10th English book, the chapter is titled as The Footprints Without Feet. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें क्या ही हो सकता है. Let me tell you, it's a work of fiction, rather science fiction. ये जो चैप्टर है, ये लिखा है एक ब्रिटिश ऑथर ने जिनका नाम है H.G. Wells. H.G. वेल्स, जिनका पूरा नाम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स है, जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखते थे. उन्होंने ज्यादा काम साइंस फिक्शन पे किया. अब ये साइंस फिक्शन होता क्या है, पहले हम देखेंगे फिक्शन और साइंस फिक्शन में क्या फर्क है. फिक्शन हम कहते हैं उस चीज को, उन कहानियों को जो इमेजिनरी होती है, दैट इज नॉट फैक्चुअल इन एनी केस, जिसमें फैक्ट्स के बारे में, जिसको फैक्चुअल दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, जो एक ऑथर की इमेजिनेशन पर डिपेंड होता है, जो एक ऑथर की इमेजिनेशन पर मबनी होता है. और साइंस फिक्शन क्या होता है? साइंस फिक्शन में वो वाली इमेजिनरी स्टोरीज होती है जो साइंस के साथ डील करती है, जैसे टाइम ट्रेवल की कोई स्टोरी जो कि हमें लगता है कि झूठ है. किसी ने टाइम ट्रेवल के बारे में लिखा, उसको हम साइंस फिक्शन मानेंगे. किसी ने किसी और साइंटिफिक एडवेंचर के बारे में, जैसे स्पेस एडवेंचर के बारे में कोई लिखता है, उसको हम साइंस फिक्शन में ऐड करेंगे. या आजकल इंटरनेट और जो आजकल बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इसके बारे में, इसकी एडवांसमेंट्स के बारे में कोई लिखेगा तो वो भी शुमार किया जाएगा साइंस फिक्शन में. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. आपने बचपन में देखी होगी एक मूवी जिसका नाम है कोई मिल गया. आपको याद होगा उसमें कैरेक्टर होता है जादू, जो कि उस फिल्म में बताया गया होता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया होता है. ही कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस, किसी दूसरे प्लेनेट से आया होता है, फिर यहाँ अर्थ पे बैठता है, कुछ टाइम के बाद फिर से वापस वो उसी स्पेस में चला जाता है. दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन. बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी मूवीज है
जैसे इंटरस्टेलर है या ड्यून है या उससे रिलेटेड बाकी मूवीज है। खैर, हमें उस डिटेल में जाना नहीं है। हमें जो आज का चैप्टर पढ़ना है, जो एक दैट इज ऑल्सो ए साइंस फिक्शन वर्क दैट इज रिटन बाय एच.जी. वेल्स। अब थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में जानेंगे। हमारा जो ऑथर है एच.जी. वेल्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनका पूरा नाम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स था। इनका जन्म हुआ था सितंबर 21, 1866 इंग्लैंड में, इंग्लैंड के एक शहर केंट में। और इनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1946। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एच.जी. वेल्स है, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश राइटिंग्स में। क्यों? क्योंकि इनको माना जाता है, ही इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ साइंस फिक्शन इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो साइंस फिक्शन का काम होता है, उसके फाउंडिंग फादर, उसके पायोनियर, यही एच.जी. वेल्स को माना जाता है। इन्होंने, इनकी एक फेमस नॉवल थी, उसका नाम था द टाइम मशीन। ये इनकी एक बहुत ही उम्दा काम था इनका, जिससे इन्होंने अपना सफर शुरू किया था। और बाकी जो इनके और भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो इन्होंने काम किया है अपनी जो इन्होंने लिखाई की है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स है? एक तो है इनविजिबल मैन, दूसरा है द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, और तीसरा है द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मुराव। एंड इंटरेस्टिंगली, यहां पे जो ये द इनविजिबल मैन है, और आपके टेक्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये इसी द इनविजिबल मैन की नॉवेल से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। इसी में से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है, इसी में से निकाला गया है। सो अब ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है, इसमें फर्दर क्या क्या है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इसमें होता क्या है, वो हम जानेंगे आगे। And this is an epigraph that is in your books just before the starting of the text. टेक्स्ट स्टार्ट होने से पहले ये थोड़ा सा एपिग्राफ है आपकी टेक्स्ट बुक में। इसमें लिखा होता है थोड़ा सा चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया दिया होता है कि किस बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले इन्होंने बोला है कि क्या इंसान इनविजिबल बन सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान को इनविजिबल बनाया जा सके? क्या साइंस ने उतनी तरक्की कर ली है? Is science really that advanced that it can make a man go invisible? यहाँ पे एक ये जो स्टोरी है, ये एक साइंटिस्ट की है, जिसने एक ऐसी डिस्कवरी की होती है जिससे वो खुद को इनविजिबल बनाता है। उसके बाद क्या होता है? फिर वो भटकता रहता है, क्योंकि आगे जाके कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से उसको अपनी रिहाइशगाह छोड़नी पड़ती है, और वो भटकता रहता है पूरे शहर में, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, उसको खुद को फीड करने के लिए कुछ नहीं होता है, इस वजह से वो भटकता रहता है। और ये जो साइंटिस्ट है, कहते हैं कि क्या वो अपनी लैब में काम करता है, या फिर वो खाली घूमता रहता है, या फिर वो खाली अपने शहर में घूमता रहता है। वो भी हम जानेंगे आगे क्या होता है स्टोरी। हम स्टोरी पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें कौन कौन से अजीबो गरीब हालात वाकयात पेश आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. स्टोरी की स्टार्टिंग होती है इस चीज से कि दो जवान लड़के होते हैं, उनको क्या दिखता है कि एक फुटप्रिंट्स उनको नजर आते हैं, चलते हुए फुटप्रिंट्स उनको नजर आते हैं। सो क्या होता है इसके आगे? What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man?
स्टोरी की जो सेटिंग है वो सेट की गई है, जो लोकेशन है वो सेट की गई है लंदन में। तो कहते हैं कि एक नंगे पैर वाला आदमी जो बिना चप्पल बिना जूते लगाए घूम रहा था लंदन में, लंदन की स्ट्रीट्स में। तो क्या कर रहा था वो लंदन के उस घर में, उस घर की सीढ़ियों पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एंड वेयर वॉज द मैन, ये आदमी था कहाँ जिसकी अभी तक बात हो रही थी कि दो लड़के जिन्होंने एक आदमी के फुटप्रिंट्स देखे थे, लेकिन उनको आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा। सो ये आदमी था कहां पे? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. जैसे जैसे वो देखते गए, एक अजीब सा नजारा, एक अजीब सा नजारा उनकी आंखों के सामने हुआ। वो क्या था? A fresh footprint appeared from nowhere. एक ताजा पांव का निशान, एक ताजा फुटप्रिंट आ गया, पता नहीं कहां से। अचानक से एक फुटप्रिंट अपीयर हुआ उनके सामने। आदमी तो कोई प्रेजेंट था ही नहीं, तो ये फुटप्रिंट आया कहां से? Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. उसके बाद क्या हुआ? और कुछ फुटप्रिंट्स आ गए, एक के बाद एक करके। बाकी फुटप्रिंट्स भी आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे फुटप्रिंट्स भी आगे बढ़ते गए। और वो फुटप्रिंट्स जो है वो नीचे उतरते गए, एक सीढ़ी से, एक स्ट्रीट की तरफ, एक रास्ते की तरफ, एक कोचे की तरफ। The boys got fascinated and followed until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared. ये जो दो लड़के थे जो इस पूरे माजरे को देख रहे थे, जो इस पूरे सीन को देख रहे थे, वो और ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन फुटस्टेप्स को फॉलो किया। उन्होंने देखा कि ये, उन्होंने सोचा अपनी जगह कि हम देखें ये फुटप्रिंट्स आखिर जा कहाँ रहे, और ये फुटप्रिंट्स आखिर है किसके? क्या सच में वहां से कोई अपियर होगा कि ये ऐसा ही चलता रहेगा? तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, ये फुटप्रिंट्स भी थोड़े थोड़े गायब होते गए, और फिर एक टाइम ऐसा आया जब ये कंप्लीटली गायब हो गए। ओके, सो उसके बाद क्या होता है? द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। इस बात को समझना बहुत ही आसान था, बहुत ही सादा था, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये जो हैरान शुदा लड़के थे, the bewildered boys, the puzzled boys, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस चीज को फॉलो करते रहे। ये असल में उसी साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने ये दवाई बना ली थी, जिसने कोई ड्रग इन्वेंट की थी, डिस्कवर की थी, जिससे वो खुद को इनविजिबल, उसने खुद को इनविजिबल बना लिया था, उसने खुद को ट्रांसपेरेंट बना लिया था। ग्रिफिन, दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और मेन कैरेक्टर को हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। These are this information just regarding this text and a general information regarding the literature. हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin जो है ये एक पेशे से साइंटिस्ट था। ये अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था। क्यों? इस गर्ज से कि ये कभी इस कंक्लूजन पे पहुंचे, कि ये कभी इस अचीवमेंट पे पहुंचे कि ये एक ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल होने के काबिल बना सके। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as a glass. फाइनली आखिरकार इसने वो दवा बनाई थी, वो ड्रग इन्वेंट की थी जिससे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती थी। लेकिन अब सवाल क्या था
ये ह्यूमन बॉडी को तो ट्रांसपेरेंट बनाता था, उतना ठीक था, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी इनविजिबल बनने के बाद भी फिजिकली वैसी ही रहती थी। हालांकि वो इनविजिबल हो जाती थी, लेकिन फीलिंग्स में या भूख में या किसी और चीज में वो उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं होता था कि इनविजिबल होने के बाद वो दीवारों के अंदर से जंप मारे या पेड़ों के अंदर से जंप मारे या उसको कुछ कट मारेंगे तो उसको लगेगा ही नहीं, वो उसके आर पार चले जाए, ऐसा नहीं था। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बॉडी में होती है, सब कुछ वैसे ही था, बस इतना था कि वो इनविजिबल था, वो बॉडी इनविजिबल हो जाती थी। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. हालांकि एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट था, जो ग्रिफिन था ये काफी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसके साथ साथ उसके बावजूद ये एक लॉलेस पर्सन था। इसको कानून की कोई परवाह नहीं थी। He was not a law-abiding person. His landlord disliked him and tried to eject him. इसका जो लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड कहते हैं हम उस शख्स को जिसके यहां हम रेंट पे रह रहे हो, जो अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देता हो और फिर उस बंदे को कहते हैं लैंडलॉर्ड। तो उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उससे बेहद नफरत करता था, इन्हीं वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से, और उसने कई दफा इसको बाहर निकालने की भी कोशिश की। He tried to eject him, he tried to eliminate him. In revenge, ग्रिफिन set fire to the house. और बदले में ग्रिफिन ने क्या किया? अब इससे पता चलता है ग्रिफिन का कैरेक्टर कैसा था। बदले में इसने उसके घर को आग लगा दी। ये था ग्रिफिन का कैरेक्टर। This shows how bad-tempered Griffin was, how lawless person he was. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus, he became a homeless vendor without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. उसके बाद क्या होता है? अब तो ये इनविजिबल तो हो गया था। अब मसला था कि इसको अगर ये कपड़े पहन के निकल जाता तो इसको सारे लोग देख लेते, क्योंकि ये बैड एक्टिविटीज करने में माहिर था, ये मिस्चीवियस एक्टिविटीज करने में इसका बड़ा हाथ था। तो अगर ये फिर से उसी चीज के लिए इनविजिबल हो जाता, उन्हीं एक्टिविटीज के लिए इनविजिबल हो जाता, तो इसको जरूरी था कि ये अपने कपड़े सारे उतार के फेंक दे। तो इसने वही किया, इसने सारे कपड़े उतार दिए और निकल गया बाहर घूम। उसके बाद क्या हुआ? ये अब ना तो अब तो ये पूरी तरह से भटक गया था, ये दर बदर घूमता था। ही बिकेम होमलेस। ना इसके पास पैसे थे, ना इसके पास खाने की कोई चीज थी। अब अगर ये कपड़े पहनता तो उसे पकड़ा जाता। And quite invisible until he happened to step in some mud and left the footprints as he walked. फिलहाल तो ये अभी तक इनविजिबल ही था, लेकिन जब ये अचानक से कीचड़ में गिरा या कीचड़ में चला, तो वहां से निकल के इसके फुटप्रिंट्स विजिबल हो गए, जिससे लोगों को इसके होने की खबर मिली, इसके होने का शक हुआ। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. जो लंदन में उन दो लड़कों ने इसे देखा था, उनसे बड़ी आसानी से छुप गया, चला गया, भाग गया वहां से। But his adventures were by no means over. लेकिन इसकी जो शरारतें थी, इसके जो एडवेंचर्स थे, इसके जो कारनामे थे, वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं होने वाले थे। They were by no means over. किसी भी जरिए से वो खत्म नहीं होने वाले थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अब एक मसला था, इसने साल का गलत मौका चूज किया था इनविजिबल होने के लिए, क्योंकि इसको इनविजिबल होने के लिए कपड़े निकालने की मजबूरी थी, अदरवाइज ही कुड बी इजीली सीन। इट वॉज मिड विंटर, सीजन था विंटर का, मिड विंटर, जिसमें सर्दी बहुत होती है।
जैसे हमारे यहाँ होती है। जनवरी में यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। उस टाइम हमें मोर देन एनफ क्लोथ्स की जरूरत पड़ती है। जितना हम रेगुलरली कपड़े पहनते हैं उस टाइम हमें उससे ज्यादा कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो सेम वाज द केस विद ग्रिफिन। मिड विंटर का सीजन था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड डू विदाउट क्लोथ्स। हवाएं ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी थी, और बिना कपड़ों के इसका गुजारा नहीं हो सकता था। जब हमें ये चीज पता है कि जब हम विंटर में दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक हमें पता है कि हमें यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती है, तो हमारा बिना कपड़ों के, बिना गर्म कपड़ों के हमारा गुजारा नहीं होता है। सो वही केस था ग्रिफिन के साथ भी। इसको बिना कपड़ों के काम नहीं चल जाता। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. अब ये आखिरकार कितना भी चलता, कहीं ना कहीं तो इसको रुकना ही था। अपनी ठंड छुपाने के लिए, अपने बॉडी को कंफर्ट देने के लिए इसको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी कपड़ों की जरूरत तो पड़ती ही। और इसने ऐसा ही किया। चलने के बावजूद इसने क्या डिसाइड किया कि वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में, बड़े से मॉल में चला गया एंड ही डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर वार्मथ। इसने खुद को वहां पे गर्माहट हासिल करने के लिए इसने सोचा कि मैं किसी बड़े से शॉप में चले जाऊं, किसी बड़े से मॉल में चले जाऊं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. दुकानें बंद करने का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया। यूजुअली जब शाम के टाइम पे दुकानें बंद हो जाती है, वही टाइम था। तो ग्रिफिन ने क्या काम किया, जैसी सारी दुकानें बंद हो गई, क्योंकि ये ऑलरेडी दुकान के अंदर जा चुका था, ये इनविजिबल था, किसी को नहीं दिख रहा था। जैसे ये दुकान के अंदर चला गया, दुकान के शटर्स वगैरह बंद हो गए। इसने क्या काम किया, इसने बड़ी आराम से खुद को कपड़े पहनाए और खुद को खाने वगैरह की चीजें खुद के लिए वहां पे अवेल की। वहां पे जो भी खाने की चीजें थी वो इसने खाई, और जो वहां पे पहनने के लिए जो भी चीजें थी वो इसने खुद के ऊपर लगा ली। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कुछ खर्चा किए इसने ये सारा कर लिया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उसने क्या किया, वहां जो बक्से थे, वहां जो वहां के बॉक्सेस थे जिनमें दुकान का स्टॉक भरा पड़ा था, इसने वो सारे तोड़ दिए। जो बॉक्सेस थे, जो रैपर्स थे, वो सारे तोड़ दिए, काट दिए, और वहां से क्या किया, और वहां से अपने लिए गर्म गर्म कपड़े निकाले। Soon, with shoes, an overcoat, and a white brimmed hat, he became fully dressed and visible person. उसके बाद क्या इसने किया, उसके बाद इसने अपने लिए एक जूता निकाला वहां से, इसने जूता लगाया, एक लंबा सा कोट लगाया, ओवरकोट, और एक बड़ी सी ब्रिम्ड हैट। ब्रिम कहते हैं हम उस वाली, ब्रिम्ड हैट कहते हैं उस वाली हैट को जो आगे से जिसका वो लंबा सा बॉर्डर होता है। He became fully dressed and visible person. और ये सारे कपड़े लगा के ये बन गया एक विजिबल पर्सन। अब ये क्लियरली विजिबल था, क्योंकि अभी तक ये इनविजिबल था। अब जब इसने खुद को ये कपड़े पहनाए, अब ये पूरी तरह से विजिबल था। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. इतना ही नहीं, खाली उस लंदन स्टोर में नहीं, ये किसी और स्टोर में भी घुसा, ये रेस्टोरेंट में भी घुसा। वहां से क्या किया इसने, वहां से इसने अपने लिए खाने की चीजें लाई। वहां से इसको मिले कोल्ड मीट, जो कि उन्होंने स्टोर रखा था, जो फ्रोजन मीट था वहां पे, इसने वहां से वो उठा के लाया, और इसने वहां से कॉफी उठा के लाई। ये खुद को खाया, कॉफी पी, और उसके बाद इसने क्या किया, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकिंग फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। उसके बाद इसने एक ग्रोसरी स्टोर में जाके वहां से स्वीट्स निकाले और थोड़ी सी शराब निकाली और खुद को कंज्यूम कर ली।
Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. उसके बाद जब इसने अपना सारा कंफर्ट इसने गेन किया, इसने कपड़े पहने, इसने खाना खाया, इसने कॉफी पी, इसने स्वीट्स वगैरह खाई, शराब पी, उसके बाद जब इसको आराम करने का टाइम मिला तो इसने क्या किया, फाइनली वहां पे एक ढेर लगा था, जो रजाइयाँ होती है, रजाइयों का एक ढेर पड़ा था, इसने खुद को उसी पे आराम करने के लिए ये सो गए। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब पूरी रात तो ये सो गया, आराम से सो गया, लेकिन अगले दिन क्या हुआ? अगर अगर ये अगले दिन सुबह टाइम से पहले ही अच्छे टाइम पे जाग जाता तो शायद इसके लिए अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? वो हम देखेंगे क्यों। As it was, he did not wake up until the assistants arrived next morning. अब जैसा था, ये टाइम से पहले या ये अपने परफेक्ट टाइम पे जाग नहीं पाया, तो ये गलत टाइम पे जाग गए। क्यों गलत टाइम क्यों था? He did not wake up until the assistants arrived next morning. अब जब अगले दिन इन्होंने शॉप खोली, जिनकी ये शॉप थी, जब वो शॉप खोलने के लिए आए अगले दिन सुबह, तो उन्होंने पाया कि वहां पे ऑलरेडी कुछ हलचल मची हुई है। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कि दो बंदे वहां से आ रहे हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, तो उसने क्या किया? वो पैनिक हो गया, वो परेशान हो गया, वो फियर में आ गया एंड बिगेन टू रन। वो वहां से भागने लगा। दे नेचुरली बिगेन टू चेज हिम, और उन्होंने भी नॉर्मल तरीके से उसको चेज करना शुरू किया। इन द एंड he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और लास्ट में हुआ क्या? अब इसको बचने का तरीका एक ही था, सिंस ही वॉज इनविजिबल, लेकिन इसने वहां पे स्टोर में खुद के लिए कपड़े वगैरह लगाए थे, वो हैट वगैरह लगाई थी, सब कुछ कंफर्ट खुद को दिया था। लेकिन अब जब वो असिस्टेंट शॉप के अंदर आ गए थे, उन्होंने देखा यहाँ पे इतनी हलचल मची हुई है, यहाँ सारा कुछ बिखरा पड़ा है, उनका नुकसान हुआ है, तो उन्होंने इसको पकड़ने के लिए इसका पीछा किया, इसको चेज करना स्टार्ट किया। लेकिन ये कैसे बचता? इसका बचने का तरीका एक ही था। इसने नए नए ही कपड़े लगाए थे, जो इसने रिसेंट ही कपड़े लगाए थे, इसने एक एक करके वो सारे कपड़े निकाल दिए ताकि ये फिर से इनविजिबल हो जाए और खुद को बचा सके। So once more he found himself invisible but naked in the chilly January air. So उसके बाद क्या होता है? एक एक करके इसने सारे कपड़े उतार दिए और फिर एक दफा ये इनविजिबल हो गया। लेकिन इनविजिबल होना तो ठीक था, लेकिन ये जनवरी की उस कड़ाके की ठंड में इसको नेकेड रहना पड़ा, बिना कपड़ों के रहना पड़ा। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब ये क्या करता है? अब ये अगले स्टोर पे जाता है। इस बार ये कोई मॉल नहीं था, कोई स्टोर नहीं था, ये था एक थिएट्रिकल कंपनी का एक स्टोर। वो कंपनी जो ड्रामाज वगैरह प्लेज के लिए जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह उनके पास होते हैं, ये उन्हीं का एक स्टोर था। वहां जो इनका स्टॉक पड़ा था पहनने के, इसको उसी पे नजर पड़ी और इसने अपने लिए उन्हीं में से कुछ क्लोथ्स चूज किए। अब इसने सोचा मैं कुछ ऐसा पहनूं जिससे मेरी जो विजिबल चीजें हैं, हालांकि ये तो पूरा इनविजिबल था, लेकिन जब ये कपड़े पहनता था, चलो मानो कि ये इसने ओवरकोट पहना, इसने हैट पहनी, लेकिन ओवरकोट और हैट में जो डिस्टेंस थी, जो फेस का डिस्टेंस था या जो शोल्डर से ऊपर तक का डिस्टेंस था, वो थोड़ा सा विजिबल हो रहा था। विजिबल इन द सेंस कि ये उस टाइम पे जो इसको लोग देख रहे होंगे, हालांकि उनको लगा होगा कि किसी इनविजिबल आदमी को कपड़े लगा के है, सो जाहिर सी बात है कि वो सोचने पे मजबूर होंगे कि ये इनविजिबल आदमी आखिर इसका मकसद क्या है। इनविजिबल आदमी ने कपड़े पहने हैं, लेकिन ऐसा क्यों है और ये कैसे है? सोचने के बजाय वो तो सारे शॉक में चले जाएंगे
कि उन्होंने एक इनविजिबल आदमी को देखा है। सो उसके बाद क्या करता है, शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। उसके बाद जब ये सर्दी से कांपने लगा, सर्दी से थरथराने लगा, ये जल्दी जल्दी गया ड्रूरी लेन तक, जो कि उस थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, जो कि सेंट्रल पार्ट था, उस वाली एरिया, उस वाले थिएटर वर्ल्ड का सेंट्रल पार्ट था। वहीं गया है अपने लिए कपड़े वगैरह लाने के लिए। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप। इसने फिर इसने क्या किया, इसको एक शॉप मिली जो कि इसकी नीड्स को पूरी कर सकता था, जो कि इसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता था। He made his way invisible upstairs and came out a little later, wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. अब इसने क्या किया, ये चलता गया उसी स्टोर की तरफ, ये चलता गया उसी शॉप की तरफ, ये चलता गया, और वहां से इसने क्या किया, और ये थोड़ी देर के बाद बाहर आया। इसके चेहरे पे, इसके माथे पे, इसके फोरहेड पे इसने अपने फोरहेड और फेस को बैंडेज से कवर किया था, क्योंकि इसका चेहरा तो इनविजिबल था। लेकिन अब इसने कुछ ऐसा किया, इसने अपने चेहरे पे बैंडेजेस लगाई, फोरहेड पे बैंडेजेस लगाई, ताकि लोगों को लगे कि ये शायद इसको इंजुरीज हुई है, ये शायद किसी एक्सीडेंट में इसको इंजुरीज लगी है। और क्या किया इसने, डार्क ग्लास लाए वहां से, स्पेक्स जो है डार्क कलर की स्पेक्स लगाई वहां से, फॉल्स नोज जो आपने देखी होगी, जो सर्कस में, जो सर्कस खेलते हैं या जो थिएटर वगैरह के साथ करते हैं, उनको वो कॉस्ट्यूम होता है, वहाँ एक वो बॉल शेप जैसी होती है वो नोज, जैसा कि वो फिर हेरा फेरी में अगर आपने देखा होगा, वो सर्कस होता है वहां पे, उनको वो गोल वो नाक, जो बॉल जैसी नाक लगाई होती है, उसी को कहते हैं फॉल्स नोज। बिग बुशी साइड विस्कर्स वहां से ये अपने लिए मुंह से लेके आ गया, एंड लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट लगाई इसने। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. उसके बाद क्या हुआ, अब ये सारा कॉस्ट्यूम तो इसने पहन लिया था, अब इसके बाद क्या किया, एक और शरारत की इसने। इसने जो उस शॉप का मालिक था, जो वो शॉपकीपर था, इसने उसको धक्का दिया, इसने बड़ी सालिमाना तरीके से उस पर हमला किया, उसके पीछे से आके इसने उस पर हमला किया, और उसके बाद जब वो गिरा, जब इसने उस पर हमला किया, उसके बाद उसके सारे पैसे लेके गया, इसके बाद ये उसके सारे पैसे चुरा के ले गया, ताकि इसको आगे जरूरत पड़े, क्योंकि ये स्ट्रीट्स में भटकता रहता था, और इसको अपने लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया था, और ये इनविजिबिलिटी की वजह से काफी प्रॉब्लम में आ गया था ऑलरेडी। तो इसको ना तो खाने के लिए पैसे थे, ना खुद को कवर करने के लिए पैसे थे, तो इस वजह से इसने ये सारी गलतियां ये करता रहा टाइम टू टाइम। Eager to get away from crowded London, Griffin took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at a local inn. अब ये वहां से भागने के लिए काफी बेसब्र हो रहा था, बेसब्र हो गया था। इसने क्या काम किया, ये लंदन से चला गया, इसने एक ट्रेन ली और चला गया किधर की तरफ, एक विलेज था उसका नाम है आइपिंग, आइपिंग विलेज की तरफ ही चला गया बाई ट्रेन, जहां पे इसने 2 रूम्स बुक किए एट ए लोकल इन। इन कहते हैं एक ऐसी जगह को, एक होटल टाइप ही होता है जो खाली रहने के पर्पस के लिए यूज होता है, जो पैसेंजर्स यूज करते हैं एज ए टू रिजाइड है। तो जब ये वहां पहुंचा, वहां सबको थोड़ा सा अनयूजुअल लगा इसका आना। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। जब ये उस इन में पहुंचा, जब ये आइपिंग विलेज में पहुंचा, तो होता क्या है, वहां के जो लोकल्स थे, वहां के जो लोग थे, इनको ग्रिफिन का वहां आना थोड़ा सा अजीब सा किस्सा लगा। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. ऐसे बंदे का वहां पे आना,
जिसकी अपीयरेंस, जिसकी शक्ल सूरत काफी डिफरेंट थी बाकी लोगों से, जिसकी शक्ल सूरत बहुत अजीब थी, जो चेहरे पे बैंडेज लेके घूम रहा था, जो चेहरे को बैंडेजेस कवर करके घूम रहा था, जो कि दिखने में बहुत अजीब था, ये बाकी लोगों के लिए ये काफी अनयूजुअल था, और ये वहां का हॉट टॉपिक बन गया, ये वहां का गॉसिप बन गया। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude." वहां की एक वहां का एक लैंडलॉर्ड था, उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था मिसेस हॉल। मिसेस हॉल ने क्या किया, इसने सोचा मैं इससे थोड़ा सा फ्रेंडली बात करूंगी, फ्रेंडली बिहेव करूंगी, और मैं जानूंगी कि इसके यहाँ आने का राज क्या है। लेकिन बदले में क्या हुआ, ग्रिफिन को कोई इंटेंशन नहीं था, ग्रिफिन को कोई इरादा नहीं था, कोई ख्वाहिश नहीं थी उनसे बात करने की, क्योंकि वो चाहता था कि मैं लोगों से छुप के ही रहूं ताकि उसकी असलियत लोगों को पता ना चले। तो उसने मिसेस हॉल को क्या जवाब दिया, बोला, मेरा यहाँ पे आने का, मेरा इस आइपिंग विलेज में आने का एक ही रीजन है, और वो है आई वॉन्ट टू रिमेन इन सॉलिट्यूड। मैं तन्हाई में रहना चाहता हूँ, मैं लोगों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, मुझे लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे, कोई मेरे काम में दखलंदाजी करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। और अब उसने सोचा होगा कि जाहिर सी बात है, वो सवाल करेंगे कि आपने बैंडेजेस क्यों पहनी है, आपने फॉल्स नोज क्यों पहनी है। तो उसने वो पहले ही इस चीज के लिए रेडी हो गया था, उसने टाइम से पहले ही इस चीज को अपने माइंड में बना लिया था कि ऐसा सवाल हो सकता है मेरे से। तो उसके लिए उसने क्या जवाब दिया, इसके बावजूद ये जो मेरे फेस पे बैंडेज वगैरह लगी है, इसके पीछे एक एक्सीडेंट का रीजन है। मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से मेरे फेस में काफी चोट लगी थी, तो यही वजह है कि मैंने अपने फेस पे इतनी सारे बैंडेज वगैरह क्यों लगाई है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Miss Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब मिस मिस हॉल को ये बात तो उसके दिल में बैठ गई थी कि ये जो आदमी है ये कोई नॉर्मल सा आदमी नहीं है, ये काफी स्ट्रेंज बंदा है, ये काफी अनयूजुअल सा बंदा है। सो ये वो इस चीज को मान गई थी, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। और इससे ज्यादा क्या हुआ था, ग्रिफिन ने उसको एडवांस में ही सारी पेमेंट दी थी। ये वहां रहने गया था और इसने एडवांस में ही सारी पेमेंट कर ली थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, इस मिस हॉल ने मिस हॉल का कोई एक्सक्यूज नहीं था कि वो इसको इसके बुरे कामों पे टोके। ये जो बैड एक्टिविटीज करता रहा या करता था, सो जब ग्रिफिन ने इसको पहले ही सारे पैसे दे के रखे, सो मिसेस हॉल का कोई एक्सक्यूज नहीं बना, कोई रीजन नहीं बना कि वो ग्रिफिन की इन बैड एक्टिविटीज पे इसको कोई सवाल करे। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. लेकिन ये जो इसने पैसा दिया उनको, ये जो उसने किराया दिया उनको, ये वही पैसा था जो उसने उस शॉपकीपर से चुरा लिया। अब ये ज्यादा टाइम तक तो नहीं रहता, ये उतना पैसा नहीं था कि ये इसकी तमाम नीड्स को फुलफिल करे, और ये काफी टाइम तक इसको ये पैसे रहे। सो इसको ये पैसे खत्म होने वाले थे, और हुआ भी वैसा ही। ये जो चोरी किया हुआ पैसा था ये जल्दी खत्म हो गया, और प्रेजेंट टाइम में ग्रिफिन के पास कुछ भी पैसा नहीं था, इसके पास कोई भी अवेलेबल कैश नहीं था ताकि ये खुद को और ज्यादा सस्टेन कर सके, ऐसा कुछ नहीं था। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। लेकिन अब वहां इसको रहना था, खुद को सर्वाइव करना था, खुद को लोगों की नजरों से बचाना था। इसने ऐसे एक्ट किया, इसने ऐसे प्रिटेंड किया कि लोगों को लगे कि हाँ ये शायद सच में कहीं पे काम करता है। तो इसने ऐसा कुछ किया वहां पे। तो इसने कहा कि
जैसा कि ये किसी चेक के लिए वेट कर रहा है, जैसा कि इसने कोई काम किया है, अब उसको उस काम की पेमेंट मिलेगी थ्रू ए चेक। तो उनको लगा कि शायद ये कुछ काम करता होगा, इसको बदले में चेक मिलेगी, फिर ये हमारे सारे पैसे वापस कर देगा, हमारे सारे पैसे चुका देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड। कुछ टाइम के बाद ही एक अजीब सा किस्सा पेश आया। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. एक सुबह का टाइम था और इस टाइम हुआ क्या था, ग्रिफिन ने अपनी, हालांकि ये माना जाता था, he was a lawless person, ये काफी शरारती था, ये काफी बैड एक्टिविटीज करने में मशहूर था। क्या हुआ एक सुबह, क्या इंसिडेंट हुआ, एक क्लर्जीमैन जो था और उसकी वाइफ थी, वो जाग जाते हैं किसी शोर से जो कि उनके एक स्टडी रूम से आ रहा था। क्लर्जीमैन हम कहते हैं इज बेसिकली रिलीजियस पर्सन ऑफ क्रिश्चियंस। इन्होंने क्या सुना, इन्होंने शोर सुना इनके किसी रूम में से, जिस रूम में ये जो इनकी स्टडी पर्पस के लिए था, एकेडमिक पर्पस के लिए जो रूम था, वहां से कुछ शोर की आवाज सुनाई थी। अब वो शोर की आवाज क्या थी, इनके लिए अनयूजुअल था, इन्होंने इस चीज को देखने के लिए चले गए। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. अब ये सीढ़ियों से उतरे, इन्होंने क्या सुना कि जो छुट्टे होते हैं, जो ना चिल्लर्स होते हैं, जो मनी होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, जब उनमें वो साउंड होता है, साउंड होता है, वैसा ही साउंड इनको सुनाई दिया। और वो पैसा रखा था क्लर्जीमैन के डेस्क में, उसी स्टडी रूम के डेस्क में रखा था वो पैसा। जब इन्होंने शोर सुना कि वहां से कुछ शोर सुनाई दे रहा है, और कुछ टाइम के बाद ही इनको ऐसा लगा कि शायद हमारे उस डेस्क से कोई पैसा निकाल के ले जा रहा है। Without making any noise, with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. बिना कोई शोर शराबा किए, बिना कोई आवाज किए, ये जो क्लर्जीमैन था, इसने अपने हाथ में एक छड़ी रखी थी, इसने अपने हाथ में एक स्टिक रखी थी, और ये दरवाजे तक पहुंच गया और इसने जोर से दरवाजा खोल दिया और इसने उसको कहा सरेंडर, वहीं पे रुक जाओ, जो भी था। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन to his surprise इसकी हैरानगी और ज्यादा बढ़ गई जब इसने देखा कि रूम में कोई भी नहीं था, रूम बिल्कुल खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains, up the chimney. उन्होंने पूरा घर छान मारा, उस क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ ने पूरा घर छान मारा, उन्होंने पर्दे तक छान मारे, इवन अप टू द चिमनी। जो चिमनी होती है, जो फायर प्लेस जो होती है लिविंग रूम में जो लगी होती है, दैट इज अप टू द रूफ, जो कि मकान की छत तक होती है। इन्होंने पूरा एरिया छान मारा, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। देयर वॉजंट साइन ऑफ एनी बॉडी, वहां किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. तो वहां क्या हुआ था, जब इन्होंने देखा कि यहाँ कोई नहीं, आवाजें तो आ रही थी कमरे से, पैसे चुराने की आवाजें आ रही थी, लेकिन जब ये गए उसको पकड़ने, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नन, किसी का नामो निशान नहीं था। लेकिन वो जो इन्होंने अपने लिए पैसा रखा था, अपने खर्चों के लिए पैसा रखा था, वो मिसिंग था, वो गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये जो क्लर्जीमैन है, ये खुद परेशान हो गया, क्योंकि ये जो अनयूजुअल सा इवेंट इसके घर पे हुआ था, वो दिन भर उसी के बारे में सोच रहा था। But it was not as extraordinary as the behavior of Miss Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये उतना भी अनयूजुअल नहीं था, ये उतना भी हैरान कर देने वाला नहीं था, जितना कि क्या था,
जितना कि मिसेस हॉल का फर्नीचर हैरान कर देने वाला था। अब इस फर्नीचर के साथ क्या मसला था, क्या हुआ था इस फर्नीचर के साथ, वो इतना अनयूजुअल कैसे था, देखते हैं उसके साथ क्या होता है। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. ये जो लैंडलॉर्ड थे और जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिस हॉल, ये सुबह सवेरे जल्दी उठ गए थे और ये हैरान हो गए थे कि इन्होंने देखा कि ये जो साइंटिस्ट है, ये जो ग्रिफिन है, उसके रूम का दरवाजा खुला है, उसके रूम का दरवाजा खुला रह गया है। वो सरप्राइज क्यों थे? यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। आमतौर पे ग्रिफिन का जो रूम था, ग्रिफिन का जो रहने का रूम था, उसका जो दरवाजा था वो आमतौर पे बंद होता था हमेशा, और उसको काफी बुरा लगता था, वो काफी गुस्सा हो जाता था अगर उसके रूम में कोई एंटर होता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। इन्होंने सोचा कि ये सही मौका है, इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। इन्होंने सोचा कि मौका अच्छा है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। उन्होंने झांका, उन्होंने दरवाजे से झांका। जब उन्होंने देखा कि दरवाजे के अंदर कोई नहीं है, रूम के अंदर कोई नहीं है, सो उन्होंने सोचा अब हम यहाँ की तलाशी लेंगे, हम इस रूम की तलाशी लेंगे, हम देखेंगे क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, क्या माजरा हो रहा है यहाँ पे। The bedclothes were pulled, showing that the scientist must have been up for some time. जो बेड पे क्लोथ्स थे, जो ग्रिफिन के क्लोथ्स थे, जो उसने बेड पे रखे थे, वो ठंडे हो गए थे। यूजुअली इट मीन्स दैट दे वर नॉट दे वर नॉट worn by ग्रिफिन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कपड़े वहां पे वो सर्द पड़े थे और इनको लगा कि ये जो साइंटिस्ट है ये किसी काम में बिजी होगा, ये काफी पहले उठा है, इसके कपड़े वगैरह भी यहाँ पे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर ले अबाउट द रूम। और अजीब चीज क्या थी, ये जो इसके कपड़े थे, इसके बैंडेजेस थे, वो सारे बिखरे पड़े थे, वो पूरे रूम में बिखरे हुए मिले इनको। हालांकि ये इनके लिए एक अजीब सा सीन था। क्यों? क्योंकि ग्रिफिन ने कभी भी अपनी आइडेंटिटी, अपना चेहरा किसी को दिखाया नहीं था, हालांकि वो इनविजिबल था। लेकिन वहां आके उसने कभी ऐसा नहीं किया कि वो उससे वो सारी बैंडेजेस उतार दे, वो अपनी हैट उतार दे, वो अपने सारे कपड़े अलग रख दे, या वो क्योंकि उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई थी वहां पे। उसने उनको बोला था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, फिर एक एक्सीडेंट की वजह से जो मेरा फेस खराब हुआ उस वजह से मैं बैंडेज वगैरह पहनता हूँ। उन्होंने भी उसको हमेशा इसी रूप में पाया था, तो इसलिए ये वाला सीन उनके लिए काफी डिस्टर्बिंग था। ये काफी इससे काफी सवाल उठे उनके माइंड में। ऑल ऑफ a sudden, Miss Hall heard a sniff close to her ear. और अचानक से क्या होता है, जो मिस हॉल थी उसके कान के पास जैसे कोई हवा चलने की आवाज आई, जैसे किसी ने सूंघने की वो फीलिंग आती है। जैसे जब कोई सूंघता है तो वो एयर इनटेक की जो वो आवाज होती है, वैसा इसको कुछ सुनाई दिया। A moment later, a moment later, the head on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और कुछ लम्हे बाद क्या हुआ, वो जो हेड थी वहां पे, वो जो बेड पोस्ट के पास हेड थी, वो अचानक से हवा में उठी और सीधे लग गई इसकी फेस पे, मिस हॉल की फेस पे आके लग गई। ये जो हेड थी ग्रिफिन की, ये अचानक से उठी और सीधे मिस हॉल की फेस पे लग गई। सो इट मीन्स ग्रिफिन वॉज देयर, ही वॉज प्रेजेंट इन द रूम एट दैट टाइम। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। उसके बाद क्या होता है, जो बेडरूम में चेयर थी वो अलाइव बन जाती है। अलाइव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अलाइव का मतलब क्या होता है, चेयर जिंदा हो गई? नहीं, ऐसा नहीं था। ग्रिफिन जब इनविजिबल था तो वो जिस भी चीज को हाथ लगा रहा था, वो जिस भी चीज को मूव कर रहा था, ऐसा लगा था कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में जान आ गई है।
Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. ये जो चेयर थी, ये अचानक से हवा में उठ गई और सीधे आके गिर गई मिस हॉल की टांगों के आगे। ये ऑलमोस्ट उसको ही पड़ने वाली थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ये उसके आगे गिर गई। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अब वो और उसका जो हस्बैंड था, वो दोनों इस इवेंट से खौफ खा गए थे। जाहिर सी बात है, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होगा कि अचानक से चेयर्स हवा में उड़ने लगेंगी, टेबल्स हवा में उड़ने लगेंगे, हम भी खौफ खा जाएंगे। तो वही बात इनके साथ भी हो रही थी। जैसे ये चेयर वाला सीन इनके साथ हुआ, ये दहशत में आ गए, ये खौफ में आ गए, और ये जो चेयर थी वहां पे, ये इनको फॉलो कर रही थी, और फॉलो करते करते इस चेयर ने इनको रूम से बाहर निकाल दिया। और ऐसा लगा कि ये चेयर और ऐसा लगा कि ये जो चेयर है, ये दरवाजे को जोर से लग गई है और दरवाजा बंद हो गया है। मिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। ये जो मिस हॉल थी, ये लगभग सीढ़ियों से गिर गई, क्योंकि जब आप किसी हड़बड़ाहट में, जब आप डर में कहीं से भाग जाते हैं, तो हमारे साथ बहुत सी अनयूजुअल चीजें होती है। हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तरफ भाग रहे हैं। वैसा ही हुआ मिस हॉल के साथ भी। हिस्टेरिक्स का मतलब होता है आउट ऑफ फेयर, इन एक्सट्रीम फेयर। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. मिस हॉल को अपनी जगह ये अपने दिल में ये चीज बैठ गई थी कि ये जो रूम था, इस पे भूत प्रेत का साया पड़ गया है, इस पे जो एविल स्पिरिट्स थी उनका साया पड़ गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड somehow caused these to enter into her furniture. और इसको लगा कि इन स्पिरिट्स का रीजन क्या है, यही ग्रिफिन। इसको लगा इसी स्ट्रेंजर ने, इसी ग्रिफिन ने, यही वजह है कि मेरे रूम की जो ये हालत है, इसमें जो ये स्पिरिट्स आ गई है, जो जादू टोना इस रूम में हुआ है, वो इसी ग्रिफिन की वजह से हुआ है। My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. अब वो अपने साथ ही एक इमोशनल फील के साथ बता रही है कि ये जो चेयर थी, मेरी माँ बेचारी इस चेयर पे बैठा करती थी, ये उसकी माँ की कोई निशानी रही होगी। लेकिन अब ये दूसरे साइड से ये कंफ्यूज थी, ये डर गई थी, और आज वही चेयर जो कभी इसकी माँ यूज करती थी, आज वही चेयर इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. और ये जो नेबर्स ने जब ये सारा सीन देखा, ये सारा वाकया देखा, तो उनको लगा ये जो कुछ भी चीजें हो रही है, ये शायद यही विचक्राफ्ट की वजह से हो रहा है। विचक्राफ्ट मतलब यही जो अभी तक एविल स्पिरिट्स, व्हेन एविल स्पिरिट्स possess something or some place, उनको लगा कि यहाँ भी कुछ जादू टोना हुआ है, या कोई एविल स्पिरिट्स इनके घर में आ गई है, उसी वजह से ये जो ट्रबल है, उसी वजह से जो ये डिस्टर्बेंस हो रही है, ये सारी इसी जादू टोने की वजह से। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected of having a hand in it. अब ये विचक्राफ्ट था, अब ये जादू टोना था, या कुछ और था, खैर वो तो अलग बात है। लेकिन वहां पे जो क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई थी, जहां से वो पैसे उन्होंने निकाल लिए थे, जो ग्रिफिन ने पैसे निकाल लिए थे, तो उसकी न्यूज पूरे मोहल्ले में फैल गई, इस पूरे एरिया में फैल गई, और सारी शक की नजरें
वो सारी पड़ गई किस पे? इसी स्ट्रेंजर पे, इसी ग्रिफिन पे। सबको लगा कि इसका हाथ इस चोरी में सिर्फ ग्रिफिन का हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. शक की नजरें तब ज्यादा गहरी होगी जब उसने कुछ पैसे उनको दिए, क्योंकि पहले उसने बोला था कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो फिर उसने को प्रिटेंड किया था कि वो कहीं पे काम कर रहा है, उसका चेक आएगा, ऐसा ऐसा कुछ प्रिटेंड किया था। लेकिन यहाँ पे सारी शक की नजरें उस पे पड़ गई थी, और शक और ज्यादा गहरा हो गया था जब वो ये पैसे लेके गया उनके पास, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसके पास तो पहले पैसे नहीं थे, अब अचानक से आज इसके पास ये पैसे कहां से आ गए। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब क्या हुआ, जब मामला और ज्यादा बढ़ते गए, जब इंसिडेंट्स और ज्यादा, क्राइम्स और ज्यादा बढ़ते गए ग्रिफिन के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उन्होंने एक कांस्टेबल भेज दिया वहां पे। कांस्टेबल को भेजा गया इस चीज के लिए, ग्रिफिन को पकड़ने के लिए। Instead of waiting for the constable, Miss Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. कांस्टेबल का वेट करने के बजाय ये जो मिस हॉल थी, इसने क्या किया, ये सीधे गई साइंटिस्ट के पास। साइंटिस्ट कौन? ग्रिफिन। ये सीधे गई ग्रिफिन के पास, जो किसी तरीके से बाय बाय सम एक्टिविटी वो उसके रूम में वापस पहुंच गया था। हालांकि जब वो उसको पकड़ने गए थे वहां कोई नहीं था, वो भाग गया था वहां से। लेकिन जब मिस हॉल फिर से उसके बेडरूम के पास गई, उसने देखा कि ग्रिफिन फिर से वहीं पे है। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। अब जो ये मिस हॉल थी, इसने ग्रिफिन से सवाल किया, बोला मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी फर्नीचर के साथ क्या कर रहे थे, मेरी चेयर्स के साथ क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट्स यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मुझे ये भी जानना है कि तुम उस एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आ गए, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और जबकि वो दरवाजा वहां का उस रूम का बंद हो गया था, तुम फिर से उस रूम में कैसे पहुंच गई। ये सारी चीजें मुझे जाननी है, क्योंकि इसको अब पूरा शक हो गया था कि इसका इसी का हाथ है इस सब में। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। ये जो साइंटिस्ट था, ये क्विक टेम्पर्ड था, शॉर्ट टेम्पर्ड था, बैड टेम्पर्ड था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब इसको और ज्यादा गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। ग्रिफिन ने इसको बोला चिल्लाते हुए कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। वेरी वेल, आई विल शो यू। लेकिन बहुत जल्दी मैं तुमको दिखाऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. कुछ देर के बाद उसने अपनी जो क्लोथिंग थी उसकी, जो उसकी स्पेक्टेकल्स थी, जो बैंडेजेस वगैरह थी, जो नोज वगैरह थी, वो सारी एक एक करके उतार दी, फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उसको ये सब करने में हल्का सा टाइम लगा, 1 मिनट से भी कम उसको ये करने में टाइम लगा। The horrified people in the bar found themselves starting at a headless man. जो लोग वहां आसपास थे उस बार में जो थे, वो खौफ ज़दा हो गए थे, वो डर गए थे, वो बहुत ज्यादा डर गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, वो अब एक अजीब गरीब इंसान की तरफ देख रहे थे, एक ऐसा इंसान जो बिना सर के घूम रहा था। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा बंदा आ जाएगा अनएक्सपेक्टेडली, हम भी वी विल रश टू अदर प्लेस आउट ऑफ फेयर, हम भी वहां से भाग जाएंगे डर के मारे। Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब जो ये हमारे कांस्टेबल थे, इनका नाम क्या था? मिस्टर जाफर्स।
अब ये आ गए थे क्योंकि इनको भेजा गया था, इनको लोगों की डिमांड पे भेजा गया था वहां पे उस ग्रिफिन को पकड़ने के लिए। अब जब ये उस जगह पहुंच गए थे, ये भी काफी सरप्राइज हो गई, ये काफी हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि इनको एक ऐसे बंदे को अरेस्ट करना था जो बिना सर के घूम रहा था, जिस बंदे का सर ही नहीं था। इट सीम स्ट्रेंज। पुलिस एक क्रिमिनल को पकड़ने जा रही है, चाहे क्रिमिनल कितना भी बड़ा हो, कौन सा कितना बड़ा क्राइम किया हो, वो तो उनका काम है, चोरों को पकड़ना, क्रिमिनल्स को पकड़ना। लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और था। यहाँ पे एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ना था जो कंप्लीटली हेडलेस था, जो सर के बगैर था। ये तो पहले ही डरावना लगता है, सुनने में ही ये डरावना लगता है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जो ये जेफर्स था, ये अपनी ड्यूटी पे अड़ा रहता था हमेशा। इसको कोई भी चीज अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोकती थी। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर कोई मैजिस्ट्रेट, जो कि एक एरिया का हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, अगर उसने ऑर्डर दिया है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, फिर चाहे हालात जो भी हो, उस पर्सन को अरेस्ट करना ही करना है। नो मैटर वो सर वाला है या बिना सर वाला है, चाहे उस पर्सन का कोई बॉडी पार्ट मिसिंग हो या क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर जेफर्स को जब ऑर्डर आ गया किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, फिर वो क्रिमिनल कैसा भी हो, उसको वो पकड़ना ही। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब यहाँ पे एक और अजीब सा किस्सा हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि ये जो क्रिमिनल था, जिसको ये पकड़ने आए थे, ये जो पुलिसमैन जिस क्रिमिनल को पकड़ने आए थे, जब इसने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो हर बदलते वक्त के साथ, हर बदलते लम्हे के साथ इनविजिबल होता जा रहा था। वो अपना हर एक गारमेंट, अपना हर एक क्लॉथ जो उसने पहना था, वो उसको फेंकता गया, बाहर निकालता गया, एक के बाद एक। Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. आखिरकार क्या हुआ? जब उसने सारे कपड़े उतार दिए, जब ग्रिफिन ने अपनी सारी जो उसके गारमेंट्स थे, जो उसके कपड़े थे, जब उसने एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए, फाइनली उसने अपनी जो शर्ट उसको लगा की थी, वो उसने हवा में फेंक दी। और जो कांस्टेबल था, उसने देखा कि उसने एक ऐसे बंदे को पकड़ा हुआ है जो कि दिखाई नहीं देता है। उसने एक इनविजिबल मैन को पकड़ा है। ही वॉज होल्डिंग एन इनविजिबल क्रिमिनल। Some people tried to help him, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. अब कुछ लोगों ने यहाँ पे उस कांस्टेबल की मदद की ग्रिफिन को पकड़ने में, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनको कोई हिट कर रहा था, उनको घूंसे पड़ रहे थे, उनको मार पड़ रही थी, एक ऐसे इंसान से जो कि वहां पे अवेलेबल नहीं था, जो कि उनको नहीं दिख रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये उस इनविजिबल मैन, जब ये उस ग्रिफिन को पकड़ने जा रहे थे, वो तो किसी को दिख नहीं रहा था। वो जो मूवमेंट करता था वो किसी को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो जो लोग मूवमेंट्स कर रहे थे, ग्रिफिन को सब कुछ नजर आ रहा था। सो वो जिसको मर्जी उसको मार रहा था, किसी को लात मार रहा था, किसी को घूंसे मार रहा था, किसी को थप्पड़ मार रहा था। सो यहाँ पे वही हुआ। इनको नहीं पता था कि ये जो हम पे लातें बरस रही है, हम पे थप्पड़ बरस रहे हैं, ये आखिर आ कहां से रहे। इन दी एंड Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिर में क्या हुआ? ये जो जेफर्स था, ये जो पुलिसमैन था, ये इसको एक ब्लो पड़ा वहां से, ग्रिफिन ने इसको हिट किया और ये अनकॉन्शियस हो गया। ये जो जेफर्स था, ये उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा था।
वहां से उसको उल्टा मार पड़ रही थी, क्योंकि जो ग्रिफिन था वो पूरा इनविजिबल था, वो किसी को नहीं दिख रहा था। तो आखिरकार जो पुलिस कांस्टेबल है ये बेहोश हो गए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। सारे लोग चिल्ला रहे थे एक्साइटमेंट में, नर्वसनेस में, कि उसको पकड़ो, उसको जाने मत दो। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन। लेकिन ये जितना आसान था बोलना, उससे कहीं ज्यादा ये करके दिखा रहा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ये करके दिखा रहा था। ग्रिफिन had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफिन ने खुद को शेक किया, इसने खुद को फ्री किया, इसने इनको इधर उधर किया, लोगों को जो इसको पकड़े हुए थे, और उसके बाद किसी को नहीं पता था कि इसको कहाँ से पकड़े, कैसे पकड़े, क्योंकि ये इनविजिबल हो गया था। इसने जब खुद को फ्री कर लिया, ये किसी साइड से भाग गया और लोग वहीं पे देखते के देखते रह गए। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपकी टुलिप सीरीज क्लास 10th इंग्लिश का, पहला चैप्टर आज खत्म हो गया है। हम इसके बाद एक सीक्वेंस में चलेंगे। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे, सारा प्रोज कवर करेंगे। उसके बाद पोइट्री सेक्शन में जाएंगे, सारी पोइट्री कवर करेंगे। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज एंड प्ले। हम आपकी इंग्लिश बुक का हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे, हर कोई चीज हम जानेंगे, हर कोई चीज हम क्लियरली समझेंगे, ताकि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये जो एक इंसान जो इनविजिबल बन जाता है, इससे क्या फायदा हो सकता है या इससे नुकसान हो सकता है? मेरा मानना यही है कि अगर ऐसा कभी हो सकता है, अगर ऐसा कभी पॉसिबल होगा भी, तो लोग जो है वो ज्यादातर इसको नेगेटिविटी के लिए ही यूज करेंगे रादर देन पॉजिटिव इफेक्ट्स, क्योंकि जो भी चीज एग्जिस्टेंस में आती है उसका ज्यादातर यूज नेगेटिव वे में ही होता है। टेक द एग्जांपल ऑफ डायनामाइट। जब डायनामाइट को अल्फ्रेड नोबल ने इन्वेंट किया, उसने उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए इन्वेंट किया था, लेकिन लोगों ने उसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया। या यूरेनियम, यूरेनियम की डिस्कवरी थी, वो एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए था, क्योंकि कुछ एनर्जीज है जो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। सो यूरेनियम वाज अ बेस्ट सोर्स टू सफाइज दैट नीड। लेकिन लोगों ने उसको यूरेनियम बॉम्ब्स बनाए और उसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया, एंड इट ऑल वेंट्स डाउन टू दैट, it all goes down to that. So this was all for today's. See you in the next topic. Bye.